दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कई दिन से ऐसा हो रहा है कि जो वीडियो है रात 8:30 बजे से भी लेट हो जा रही है और उसके लिए मैं आप लोगों से पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ, क्योंकि रात 10:10 बजे हमारा समय हुआ करता था और जब से ये सर्दियों का समय आया है तो 10 बजे का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा लेट होता है। इसलिए हमने फैसला किया कि स्टोरी रात 8 बजे लेके आई जाएगी, लेकिन टाइम में थोड़ा जो अप्स एंड डाउन्स रहा है, यानी 10 बजे से 8 बजे शिफ्ट होना, तो एकदम से इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह कई बार ऐसा होता है कि जो वीडियो होती है वो 8 बजे से भी लेट हो जाती है। खैर दोस्तों, उसके लिए आप लोग माफ़ी दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द ही ये जो वीडियो है प्रॉपर 8 बजे आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों से कहा जाता है कि अवैध संबंध खून के प्यासे होते हैं। ये बातें यूं ही नहीं कही जाती, बल्कि इसके पीछे रीज़न होता है। ऐसे ही ये बातें यूं नहीं कह दी जाती। अवैध संबंध दोस्तों वो दीमक होती है जो इंसान के परिवार को खोखला करती है। अच्छा, आप लोगों के कई लोगों के मन में ये जहन में ये सारी चीज़ें आती भी होंगी कि शाहवेज़ मलिक जी जो भी कहानी सुनाते हैं उसमें अवैध संबंध आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि इस समय जो क्राइम हो रहे हैं उसमें मोस्टली अगर आप लोग देखेंगे तो जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है वो अवैध संबंध है। यानी अवैध संबंधों की वजह से ही कत्ल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि एक हंसता खेलता परिवार अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करें दोस्तों आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, और इसी मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है। इस ज़िले का नाम है गुना, और इसी गुना ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, चचौड़ा थाना, और इसी चचौड़ा थाने के अंतर्गत एक चौकी पड़ती है, बीनागंज चौकी। और इसी बीनागंज चौकी में एक गांव आता है, गांव का नाम है ग्राम खतौली। अब जब खतौली में मैं बात कर रहा हूँ 12 अगस्त साल 2024 की, सारे ही लोग सुबह सुबह घर से अपने निकले थे कि कामकाज को जाएंगे। इसी तरीके से गांव के जो कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह निकलते हैं, खेतों की तरफ जाते हैं। अब चूँकि 12 अगस्त ये सुबह जो थी इस खतौली गांव में नॉर्मल थी, लेकिन इसी गांव के अंदर एक जगह पड़ती है, एक मकान पड़ता है जो खंडर मकान है। इसी खंडर मकान की तरफ कुछ बच्चे जाते हैं। जैसे ही उस मकान के अंदर वो बच्चे पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि इस मकान के अंदर 3 ऐसी बोरियां पड़ी हुई हैं जो संदिग्ध हैं और इनके अंदर से शायद खून बह रहा है। तो जो बच्चे होते हैं सामने का ये दृश्य देखकर तुरंत डर जाते हैं, तुरंत अपने बड़ों को सूचना देते हैं। खतौली गांव के अंदर ये बात जो थी देखते देखते आग की तरफ फैल जाती है और पूरे खतौली गांव से जो लोग होते हैं इकट्ठा होकर इस खंडर की तरफ पहुंचते हैं। तो देखते क्या है कि जो डेड बॉडी हैं संदिग्ध दिखाई पड़ रही हैं और शायद इसके अंदर किसी ऐसे, या फिर यूँ कहें कि पशु या फिर किसी इंसान का मांस है। अब मांस है तो ऐसे तो जो गांव वाले हैं वो बोरियों को खोलेंगे नहीं, लिहाजा जो गांव वाले होते हैं बीनागंज चौकी में 12 अगस्त साल 2024 को कॉल करते हैं। कहते हैं कि साहब ग्राम खतौली के अंतर्गत एक घर है, जो घर खंडर है, उस खंडर के अंदर 3 बोरियां पड़ी हुई हैं जो संदिग्ध हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद इन बोरियों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे खून बह रहा है। अब जैसे ही बीनागंज पुलिस चौकी की पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस जो थी वो सख्ते में आ जाती है कि भैया उनकी चौकी के इलाके में ऐसा कैसे हो गया। लिहाजा कुछ पुलिस वाले अपनी गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी उठाने के बाद में इस ग्राम खतौली पहुंचते हैं और वहाँ पर जो खंडर घर था उस घर के अंदर पहुँचते हैं। तो देखते क्या है कि जो गांव वालों ने फ़ोन किया था वो 100% सच है। इस घर के अंदर 3 बोरियां पड़ी हुई हैं जो बंद मुंह है, उनके अंदर से खून बह रहा है। लिहाजा पुलिस वाले जब उन बोरियों को गांव वालों की मदद से खुलवाते हैं तो सामने का बोरियों के अंदर का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में हर किसी की रूह कांप जाती है। दरअसल इन तीनों ही बोरियों के अंदर किसी महिला की कटी हुई लाश थी। किसी बोरी के अंदर सर था, तो किसी के अंदर धड़ था, तो किसी के अंदर हाथ पाँव। अब 3 बोरियों के अंदर अलग अलग 3 जगह पर शव, एक ही महिला का। पुलिस वाले सख्ते में आ जाते हैं। तुरंत ग्राम खतौली के सभी गांव वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे गांव के अंदर कोई ऐसी महिला जो गुम हुई हो। तो गांव वाले बताते हैं कि साहब हमारे गांव में तो ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो गुम हुई हो। लिहाजा पुलिस वाले तुरंत इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद में अब सीधा इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, इधर पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों जो डेड बॉडी थी
इस डेड बॉडी के हाथ पर, पाँव पर कुछ टैटू के निशान थे और साथ के साथ इसके जो कपड़े थे और कुछ ऐसे आइडेंटिटी कार्ड ये सारे वगैरह चेक करने के बाद में तो कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ नहीं मिलता है जिस पे इस महिला का नाम लिखा हो। लिहाजा पुलिस वाले, चूँकि इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, तो कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे। सोशल मीडिया पर अलग अलग थानों में, अलग अलग चौकी में ये जो फोटोग्राफ्स थे भेज दिए जाते हैं। अब चूँकि मामला लोकल का था तो लोकल में ही पुलिस का ज़्यादा फोकस था। आस पड़ोस के जितने भी गाँव थे उन सारे ही गाँवों में पुलिस भेजी जाती है, पुलिस के मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार किसी गांव से क्या कोई महिला गायब है या फिर नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चल जाता है आखिरकार पुलिस को कि जो महिला है जिसकी हत्या हुई है, इस महिला का नाम झूनाबाई है। इसके पति हैं रोंडूलाल तंवर, जिनकी उम्र तकरीबन 40 के आसपास है और एक सत्याखेड़ी गांव पड़ता है चचौड़ा थाने के अंतर्गत। इसी सत्याखेड़ी गांव का ये परिवार है। लिहाजा झूनाबाई की जब डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस वाले इसका जो पति होता है रोंडूलाल तंवर, इनके घर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में फ़ोटोग्राफ्स जो थी उन परिवार वालों को दिखाती है कि भैया इस तरीके से एक डेड बॉडी मिली है और हमें बताया गया कि तुम्हारे घर की एक महिला गायब है, लिहाजा तुम शिनाख्त कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो महिला की डेड बॉडी मिली है तुम्हारे ही परिवार की हो। परिवार वाले रोंडूलाल तंवर थे, जो पति थे झूनाबाई के, वो उस फोटोग्राफ्स को देखते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो फोटोग्राफ्स को देखते हैं उनकी तो रूह कांप जाती है। दरअसल ये जो डेड बॉडी थी, जिस लाश के टुकड़े पुलिस दिखा रही थी, ये किसी और के नहीं बल्कि रोंडूलाल तंवर की पत्नी झूनाबाई के थे। रोंडूलाल तंवर रोने लग जाते हैं। देखते ही देखते इस पूरे सत्याखेड़ी गाँव के अंदर अफरा तफरी फैल जाती है। हर कोई कहने लगता है कि झूनाबाई की हत्या कर दी गई है। लिहाजा पुलिस वाले अब सबसे पहले रोंडूलाल तंवर, जो झूनाबाई के पति थे, इनके बयान दर्ज कराती है। पूछती है कि तुम्हारी पत्नी आखिरकार कहाँ गई थी और गई थी तो क्या तुम्हें पता था कि वो कहीं गई है, या फिर किसी से उसकी नज़दीकियाँ, या फिर किसी से उसकी दुश्मनी, रंजिश, पैसों का किसी से कोई लेन देन। तो जो रोंडूलाल तंवर होते हैं वो कहते हैं कि साहब हम तो बेहद ही गरीब आदमी है, हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी होगी, ना हमारी कोई ज़मीन है, ना जायदाद है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि किसी से कोई पैसों का लेन देन हो जाए, हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं। तो उसके बाद में पुलिस रोंडूलाल तंवर से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी आखिरकार कहाँ गई थी और तुम्हें जाने के बारे में क्या कुछ नॉलेज थी। तो रोंडूलाल तंवर बताते हैं कि 10 अगस्त को बीनागंज मेरी जो पत्नी थी नौकरी करने के लिए गई थी, यानी आमतौर पर वो मजदूरी करने के लिए बीनागंज जाती थी। इसी 10 अगस्त को भी गई थी। 10 अगस्त को आई नहीं, हम लोगों ने इंतज़ार किया, 11 हुई, 12 हुई, हम लोग पुलिस थाने जाने ही वाले थे कि इससे पहले ही आप लोगों ने आकर हमें दिखा दिया। अब दोस्तों गांव के अंदर पुलिस जो रिपोर्ट होती है वो जल्दी लिख तो लेती है, लेकिन गांव वाला कोई व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाए तब ना। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं झूनाबाई के पति रोंडूलाल तंवर को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं कि 10 अगस्त को तुम्हारी पत्नी गायब हुई और तुमने अभी तक पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट ही नहीं लिखाई। लिहाजा पुलिस वाले शक के आधार पर रोंडूलाल तंवर से भी सख्ती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि अगर इसने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी और ये 2 दिन से घर ही बैठा हुआ था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो। लेकिन दोस्तों जब रोंडूलाल तंवर से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के सवालों के सही जवाब देता है, बिल्कुल बेकसूर पाया जाता है। लिहाजा पुलिस के सामने अब ये जो मुश्किल थी ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। पुलिस सोच रही थी कि आखिरकार एक महिला जो बीनागंज में मजदूरी करने के लिए जाती है, मजदूर महिला की भला कौन कैसे क्यों हत्या करेगा। उसके बाद में पुलिस सोचती हो सकता है कि रेप का मामला हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। पुलिस का जो शक था ये शक यकीन में बदल जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि ये जो महिला थी झूनाबाई, इसके साथ में रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया। उसके बाद में किसी भारी भरकम चीज़ से इसके गले पर वार कर उसकी हत्या की गई है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, इस तरीके से हत्या हुई है, इस तरीके से रेप हुआ है, देखते ही देखते जहाँ की रहने वाली ये झूनाबाई थी सत्याखेड़ी, उस पूरे गांव के अंदर आक्रोश फैल जाता है। सब लोग यही कहने लगते हैं कि झूनाबाई की किसी ने रेप कर हत्या कर दी है। झूनाबाई अपने घर आ रही होगी काम के समय से और उसी समय किसी ने रास्ते में उसे अगवा कर लिया और उस बाद में उसका रेप कर दिया। लेकिन फिर सवाल यह था कि अगर झूनाबाई की बीनागंज के रास्ते से हत्या की गई है तो झूनाबाई थी वो आखिर ग्राम खतौली कैसे पहुंची, उसकी डेड बॉडी खतौली कैसे पहुंची। लिहाजा पुलिस वाले अब इस पूरे इलाके में कहीं भी अगर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे, उन सीसीटीवी कैमरास को खंगालने की कोशिश करती है। और साथ के साथ जो झूनाबाई थी इसके पास एक मोबाइल भी था, तो उस मोबाइल का CDR भी निकाला जाता है। अब दोस्तों जब मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो पुलिस को थोड़ी सी संदिग्ध दिखाई पड़ती है। इधर
जो पुलिस अपनी जो फुटेज निकाल रही थी सीसीटीवी कैमरास की, उसमें दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के साथ में ये जो झूना बाई है, इसी 10 अगस्त वाले दिन सुबह के तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास ये उसके साथ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। लिहाजा उधर पुलिस ने CDR निकाला था, तो CDR में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर पर झूना बाई बात किया करती थी। अब पुलिस को ये लगता है कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं कि जिस व्यक्ति से झूना बाई बात करती है। लिहाजा पता लगाया जाता है कि ये नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये नंबर जगदीश का है। इनके पिता बाबूलाल हैं और रहने वाले हैं तौली गांव के। अब जब जगदीश के बारे में पता चलता है और जगदीश के ही साथ ये महिला गई थी, पुलिस जो थी फुटेज की जो फ़ोटो निकाला था वो लोगों को दिखाती है, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति जगदीश ही है। बाबूलाल इसके पिता हैं, तौली गाँव का रहने वाला है। लिहाजा जो पुलिस थी अब सीधा सीधा इस जगदीश को उठाती है। उठाने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में अब इसे फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है। और दोस्तों जगदीश से जब पूछताछ की जाती है तो जगदीश शुरुआत में तो पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब जगदीश के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो जगदीश पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में जो झूना बाई थी उसके जो पति थे रोंडूलाल और उनके परिवार वाले जितने भी सदस्य होते हैं सबके सर शर्म से नीचे झुक जाते हैं। दरअसल जगदीश बताता है कि झूना बाई मेरे ही साथ में बीना में काम करती थी, बीनागंज में, और हम दोनों के बीच में अक्सर हंसी मजाक हुआ करता था। हंसी मजाक कब दोस्ती में बदल गया, दोस्ती कब प्रेम संबंधों में बदल गई, हम दोनों को खबर नहीं चली। उसके बाद आए दिन मैं और झूना भाई एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। यही सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही थी। इसी 10 अगस्त वाले दिन मैंने झूना भाई को कॉल किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे घर पे कोई है नहीं। झूना भाई भी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ जाती है खतौली गांव में। और उसके बाद में मैं अपने एक दोस्त को बुलाता हूँ जिस दोस्त का नाम ओम प्रकाश होता है, जो कि चकरहींच गाँव का रहने वाला था। यानी अब उस घर के अंदर झूना बाई थी, मैं था और मेरा दोस्त ओम प्रकाश था। जगदीश, ओम प्रकाश और झूना बाई ये एक घर के अंदर मौजूद थे। तीनों मिलकर खूब ज़्यादा शराब पीते। शराब पीने के बाद में जो जगदीश और ओम प्रकाश होते हैं ये झूना बाई के साथ में शारीरिक संबंध बनाते, और जब दोनों शारीरिक संबंध बनाने के बाद में थक जाते हैं तो उसके बाद में झूना बाई, चूँकि उसकी उम्र तो अच्छी खासी थी, 36-37 साल की महिला थी, जगदीश और ओम प्रकाश को उसने अच्छे से संतुष्ट किया था। लिहाजा जो जगदीश होता है ये झूना बाई से कहता है कि वो अब थक चुका है, वो अपने घर जा रहा है। और उस समय झूना बाई और ओम प्रकाश उस घर के अंदर रह जाते, जगदीश चला जाता है। इसी बीच में ओम प्रकाश और झूना बाई के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। इनके बीच में जब झगड़ा होता है तो ओम प्रकाश गुस्से से इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो वहीं पर रखे हुए कुल्हाड़ी से झूना बाई के गले पर वार कर देता है। झूना बाई वहीं पर गिर जाती है, बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ओम प्रकाश तुरंत जगदीश को कॉल लगाता है, कहता है इस तरीके से हो गया यार, अब क्या करना चाहिए। जगदीश दौड़ा दौड़ा भागा उसी घर में आता है जहाँ पर वो झूना बाई और अपने दोस्त ओम प्रकाश को छोड़ के गया था। उसके बाद में उसी कुल्हाड़ी से उस डेड बॉडी के 3 टुकड़े किए जाते हैं। उस टुकड़ों को अलग अलग जो पीसेस बनाए थे अलग अलग बोरियों में पैक किया जाता है, और उसके बाद में इसी खतौली गाँव के एक खंडर में ये लोग फेंक कर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, जब ये कहानी पूरी पुलिस के सामने खुली तो जो झूना बाई के पति थे रोंडूलाल तंबर, ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगा भी होते हैं, और दूसरी चीज़ ये थी कि इनकी पत्नी की हत्या भी हो चुकी थी। तो दर्द भी था, तकलीफ़ भी थी, शर्मिंदगी भी थी, करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ क्या, क्योंकि पत्नी ने काम ही ऐसा किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जगदीश और ओम प्रकाश ने गुस्से में आकर क्राइम का रास्ता चुना और एक शख्स की जान ले ली, और अभी अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारेंगे। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि अवैध संबंध ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत ईजिली से ख़त्म हो जाए। शुरू ईजिली से होते हैं लेकिन ख़त्म बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि खून के प्यासे बन जाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि माता पिता की भी जान ले लेते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि खुद की ज़िंदगी भी नर्क बन जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें जोधाराम शरण है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जोधाराम शरण, बायतू ज़िला बाड़मेर राजस्थान से। तो जोधाराम शरण जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में SS प्रेमू करके आईडी है, लिखते हैं सर आपकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ही अंदाज से आप कहानी सुनाते हैं और ये हमारी कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आपको आशीर्वाद हो। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। तो सतबीर जी आपका बहुत शुक्रिया। रवि कुमार है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, कहानी बहुत अच्छी है, अयोध्या से रवि कुमार।
तो रवि कुमार जी आप अयोध्या से कहानी सुनते हैं, नमस्कार आपको, आप कैसे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी नमस्ते, आप कैसे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। उसके बाद में सुरेश चंद्रा है, लिखते हैं मैं शिकोहाबाद फिरोज़ाबाद यूपी से सुरेश चंद्र। गौतम आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो सुरेश चंद्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये दिल बहादुर सिंह का है, लिखते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, नाइस क्राइम स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आप लंदन से समय निकाल कर हमारी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से कहानी सुनते हैं, नाइस स्टोरी। तो जयराज जी आपका शुक्रिया। MD सागर हैं, लिखते हैं भाई हार्ट बनाते हैं भैया, शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी। हसीबुल अंसारी दुबई से। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी लगी, आप देर से आने लगे हैं। तो शील निधि जी थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं क्योंकि 8 बजे का समय दिया है, लेकिन अभी 2 ही स्टोरी शायद 8 बजे सुनाई हैं, तो समय जो है एडजस्ट करने में थोड़ा सा पच नहीं पा रहा है। पहले 10 बजे सुनाते थे, अब 8 बजे आ गए, तो समय का थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लेंगे। उसके बाद में 8 बजे प्रॉपर आपको स्टोरी मिल जाया करेगी सर्दियों। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूं। तो हारून अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में MD सागर करके आईडी है और ये लिखते हैं शाविज़ भाई आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो MD सागर जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है राजकिशोर चौरसिया का है, लिखते हैं बालेश्वर महाराज से कहानी सुनी, घर के ही लोगों पर विश्वास करने जैसा जो मन है वो नहीं हो रहा है। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं लेट हो जाते हैं मलिक भाई, एक तो सर्दी ऊपर से इंतज़ार। तो शील निधि जी माफ़ी चाहते हैं आपसे। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाहना बुलंदशहर से। तो नमस्कार भैया जी, रेणु सुनील त्यागी जी, आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में सोहनलाल सेतिया हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, सोहनलाल सेतिया बीवार राजस्थान से। तो सेतिया जी नमस्कार, आप कैसे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं भाई मैंने सुना है ईरान में शादी से पहले लड़कियों को वर्जन होने का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, क्या ये सही बात है? भाई मेरी नॉलेज में मोहम्मद रियाज जी ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे इसमें कुछ रुचि भी नहीं है, क्योंकि मैं क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ, कौन वर्जिन है कौन नहीं है इसमें मेरी क्या रुचि रहेगी। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा कमेंट्स आपने वीडियो में बताया, शुक्रिया। तो जावेद अंसारी आपका शुक्रिया। उसके बाद में दिलीप खवाना करके आईडी है, लिखते हैं कैसे हैं आप, अहमदाबाद से स्टोरी सुनता हूँ दिलीप भाई। तो दिलीप भाई जी आपका शुक्रिया। शाबेज़ भाई आपने कल मेरा कमेंट्स नहीं सुनाया, गोंडे वाला करके आईडी है जो अफ्रीका से कहानी सुनते नहीं भाई, मैंने सुनाया था, बाई मिस्टेक अगर रह गया हो तो माफ़ी चाहते हैं। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं आजकल जो हाल है बुरा हो चुका है भाई जान। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। उसके बाद में किरण खतरा करके आईडी लिखते हैं टू मैनी एड्स इट जस्ट किलिंग दी वाइब। तो भाई ऐड में अपने आप खुद से नहीं लगाता, बस यूट्यूब की तरफ से आते हैं, माफ़ी चाहते हैं, उसी से हमारा घर चलता है। उसके बाद में कृष्ण गिल हैं, लिखते हैं बेटा 35 का और माँ 51 की कैसे हो सकता है, क्यों बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बेटा 20 साल का भी और माँ 50 साल की। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 35 साल का बेटा है तो माँ 51 साल की नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पहले के ज़माने में शादियाँ जल्दी भी हो जाया करती थी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है राजेंद्र कुमार का, लिखते हैं सर मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता और मैंने आपको अपना नंबर भेजा है। तो राजेंद्र कुमार जी मुझे आपका नंबर नहीं मिला है। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों ने कमेंट्स किया और कमेंट्स कर अपनी राय दी। और दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।